नमस्कारम दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में जहां पर मैं बात करने वाला हूं प्रीपोजिशन के अगले टाइप्स पर। पिछली वीडियो जो कि पार्ट 4 थी, मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज जाएं और सबसे पहले उस वीडियो को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है पिछली सारी वीडियोस का जो कि प्रीपोजिशन पर बनी है। आप प्लीज उसे देखिए ताकि इसको आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको हिट करना ना भूलें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले वीडियो के अपलोड होने पर, रिलीज होने पर। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं उन 5 प्रीपोजिशंस के बाद 6वें टाइप के प्रीपोजिशन पर। ठीक है, जो कि है अलोंग। ओके, तो बिना देरी किए दोस्तों हम इस प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्या मीनिंग्स निकलते हैं किसी सेंटेंस में, और उसको एग्जाम्पल पर भी हम देखते हैं। ओके, तो चलिए, अलोंग। अलोंग भी एक प्रीपोजिशन है और इसका सबसे पहला जो मीनिंग, कॉमन सा मीनिंग निकलता है वो निकलता है किनारे किनारे, इन द सेम लाइन ऑफ। ठीक है, इस सेंस में। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है और कैसा मीनिंग देता है। तो किनारे किनारे। ओके, सो दे वर वर्किंग अलोंग द बाउंड्री। दे वर वर्किंग अलोंग द बाउंड्री, इसका मतलब कि वे बाउंड्री के किनारे किनारे, मतलब जो बाउंड्री है उसके किनारे किनारे काम कर रहे थे। सो ये अलोंग जो है इसका सेंस किनारे किनारे यहां पर निकल रहा है। दे वर वर्किंग अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के किनारे किनारे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही इज राइडिंग हिज बाइक अलोंग द रोड। आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग कि वह अपना बाइक चला रहा था रोड के किनारे किनारे। अब इसको ऐसे कहें कि वह रोड के किनारे किनारे अपना बाइक चला रहा था। सो ही वॉज राइडिंग हिज बाइक अलोंग द रोड, नॉट ऑन द रोड, अलोंग द रोड। यस, सो ये अलोंग जो है, ये दोनों अलोंग यहां पर सेंस दे रहे हैं किनारे किनारे का। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले मीनिंग पर जो कि है एक छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है, अब ये लगभग अक्रॉस, जो हमने पिछला जो एक प्रीपोजिशन था 5वें नंबर पे, उस पे हमने देखा था कि ये एक छोर से दूसरे छोर तक, उसमें भी था। ये भी लगभग उस सेंस में हल्का सा यूज होता है, बट थोड़ा सा सेंटेंस में वेरिएशन होता है, थोड़ा सा सेंस में बदलाव आता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे ये मीनिंग देता है सेंटेंस में समझते हैं। शी टाइड द रोप, ओके, शी टाइड अ रोप अलोंग द लेंथ ऑफ द पोल। ये एग्जाम्पल देखिए, शी टाइड अ रोप अलोंग द लेंथ ऑफ द पोल। पोल की लंबाई में उसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या बांधा, रस्सी बांधा। मतलब कुछ यूं है और इसको यूं उसने पूरा इस छोर से इस छोर तक लपेटा। सो शी टाइड अ रोप अलोंग द लेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, तो यहां पर ये अलोंग जो है वो एक छोर से दूसरे छोर, अलोंग द लेंथ, पूरे लेंथ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसने क्या किया, ये अलोंग जो है उस सेंस में यूज हुआ, उसने रस्सी को बांधा। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही लुक्ड अलोंग द कैंपस टू सी हिम। He looked along the campus to see him. अब क्या हो रहा है, इसका मतलब उसने कैंपस के अलोंग देखा, कैंपस के एक छोर से दूसरे छोर तक देखा ताकि वह उससे मिल सके। सो ही लुक्ड अलोंग द कैंपस टू सी हिम, वह उससे मिल सके, इसके लिए उसने क्या किया, इस छोर से उस छोर तक कैंपस के देखा। तो ये अलोंग जो है यहां पर, ये दोनों अलोंग यहां पर एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए यूज हुए हैं। ठीक है, तीसरा जो मीनिंग अलोंग का होगा वो ये होगा कि एक कतार में, इन अ रो, इन अ सीक्वेंस, इन अ क्यू। इस सेंस में भी हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको सेंटेंसेस में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो द ट्रीज आर ग्रोन अलोंग द साइड ऑफ द वॉल। अब समझिए कि पेड़ उगे हुए हैं अलोंग द साइड ऑफ द वॉल, दीवार के किनारे एक कतार में उगे हुए हैं। अलोंग द साइड ऑफ द रोड, अलोंग द साइड। अब इसका और इसका, इस दोनों के
में भी ये सिमिलैरिटी दिखती है कि वॉल है, वॉल के एक छोर से दूसरे छोर तक वो फैली हुई है, तो कैसे उगी है वो सीक्वेंस में ही उगी होगी, वो कतार में ही उगी होगी। तो उस सेंस में अब देखिएगा ये सीधा सीधा एक कतार में है ऐसा नहीं सेंस आएगा, है ना। हमेशा हमें हिंदी में इन वर्ड्स की तलाश नहीं करनी है, आपको सेंस समझना है, ठीक है। जब मैं ये मीनिंग बता रहा हूं तो ऐसा आपको हिंदी में वाक्य में नहीं मिलेगा कि हाँ किनारे किनारे या फिर एक छोर से दूसरे, ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। आपको समझना होगा कि क्या यहां पर ये उस सेंस में जा रहा है, तो यदि उस सेंस में जा रहा है तो आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक कतार का सेंस डायरेक्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लिटरली नहीं आ रहा है, ये कहीं छुपा हुआ है, तो उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे ट्रीज आर ग्रोन अलॉन्ग द साइड ऑफ द वॉल, तो ट्रीज जो है दीवार के किनारे एक कतार में लगे हुए हैं। यस। दूसरा एग्जांपल, दे वर गेटिंग अलोंग इन अ लाइन। अब वो क्या हो रहा है कि वे सब लाइन में एक कतार में हो रहे हैं, अलोंग द लाइन, वो लाइन में एक साथ एक कतार में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अलोंग और इस अलोंग का मतलब अर्थ निकल रहा है एक कतार में, इन दोनों सेंटेंसेस में। अब देखते हैं चौथा जो सेंस निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, अलोंग के साथ यदि विथ का इस्तेमाल हो जाए, इफ अलोंग गोज विथ, और ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होगा ना। हमने देखा था ना जब हम टाइप देख रहे थे कि दो प्रीपोजिशन एक साथ मिलकर एक प्रीपोजिशन का काम करते हैं। तो अलोंग और विथ एक साथ आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है के साथ साथ। अब इसको सेंटेंस से समझिए, आई वेंट टू पिकनिक अलोंग विथ माई सिस्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपनी बहन के साथ साथ पिकनिक गया, ठीक है। दूसरा, टीचर केम अलोंग विथ द प्रिंसिपल। शिक्षक जो है प्रिंसिपल के साथ साथ आए या प्रिंसिपल के साथ आए। तो दोस्तों आपने ये छठवां प्रीपोजिशन देखा अलोंग, और उसके ये चार तरीके के मीनिंग्स निकले और हमने सेंटेंसेस में समझने की कोशिश की। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रीपोजिशन की ओर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला प्रीपोजिशन क्या होगा। तो अब ये जो अगला टाइप आया प्रीपोजिशन का वो है एट। अगला जो प्रीपोजिशन हम देखने वाले हैं वो है एट। एट जो है बहुत ही कॉमन सा प्रीपोजिशन है जो लगभग बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होता है और लगभग हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हमें देखना है बहुत ही बारीकी से। और गाइज ये बहुत सारे सिचुएशंस में यूज होता है, तो उन सारे सिचुएशंस को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो ये एट का सबसे पहला जो मीनिंग निकलता है या सिचुएशन में जिसमें ये यूज होता है, तो निश्चित स्थान के लिए। दोस्तों निश्चित स्थान जैसे एक बड़ा सा शहर है, तो ये बड़ा शहर एक निश्चित स्थान नहीं हो सकता, लेकिन किसी बड़े से शहर का कोई मोहल्ला या कोई ऐसी जगह, कोई चौक, कोई मोहल्ला, कोई ऑफिस, कोई कार्यालय, ये सारी जो जगहें होती है वो निश्चित स्थान होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि महात्मा गांधी चौक, अगर किसी जगह में, लगभग हर सिटी में महात्मा गांधी चौक होता है, महात्मा गांधी रोड होता है, महात्मा गांधी चौक होता है। अगर मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी चौक रायपुर में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, निश्चित जगह हो गई, ये एकदम पॉइंट ऑफ, एकदम ऐसा जगह हो गया जिसको आप ऐसे पॉइंट में पहचान सकते हो। तो भाई ऐसे स्थानों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं, ही वर्क्स एट कमला देवी स्कूल, मतलब कमला देवी स्कूल एक निश्चित जगह होगी किसी भी शहर में या किसी भी जगह में। तो ही वर्क्स एट कमला देवी स्कूल, तो वह क्या करता है, कमला देवी स्कूल में काम करता है। तो यहां पर ये मे, पर, उससे अपन नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि एट का मतलब पर होता है, मे होता है, नहीं। हम उन केवल सिचुएशंस को, मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं जो वो सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, जिस सेंस में वो इस्तेमाल होगा। तो यहां पर अगर सेंटेंस में हम देखते हैं तो वो ऐसा आता है कि ही वर्क्स एट कमला देवी स्कूल, वह कमला देवी स्कूल में काम करता है, लेकिन ये निश्चित स्थान के लिए है इसलिए एट लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे इन नहीं लगा, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टैंड। यहां पर भी बस स्टैंड भी एक निश्चित जगह होती है, ठीक है। सो शी वॉज वेटिंग, वह मेरे लिए वेट कर रही थी बस स्टैंड में, ठीक है। तो ये जो एट यहां पर आए वो एक निश्चित स्थान के लिए लगाए गए, उसको दिखाने के लिए लगाए गए हैं। तो एट जो है ये बस स्टैंड और कमला देवी स्कूल जो कि एक निश्चित स्थान है किसी जगह या किसी टाउन का, उसके लिए यूज हुआ है। अगला जो इसका जो कहना चाहिए मीनिंग निकलता है गाइस, वो है निश्चित समय के लिए। जैसा एक निश्चित समय होता है वैसे ही एक निश्चित स्थान होता है, वैसे ही निश्चित समय होता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि 5 दिन, तो 5 दिन जो है निश्चित समय नहीं है वो, क्योंकि ड्यूरेशन हो गया ना। लेकिन अगर पूरे दिन में अगर मैं बोलूं 6 बजे शाम को, तो ये क्या होगा, एक निश्चित समय होगा। 12 बजे दोपहर के बाद,
या 1 बजे दोपहर के बाद। तो अगर ऐसा कुछ टाइम हो जहां पर स्पेसिफिकली आप उस टाइम को कहना चाहिए कि कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 1 घंटा 3 घंटा है ना, तो ये ड्यूरेशन हो गया। और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम 2 बजे, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं एट का इस स्थिति को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वेक्स अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। एकदम निश्चित समय है कि वह 7 बजे सवेरे उठता है, 7 o'clock एकदम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एट जो है वो इस निश्चित समय को दिखाने के लिए यूज हो रहा है। दूसरा, आवर क्लास स्टार्ट्स एट शार्प 5 PM। तो यहां पर भी ये 5 PM जो है वो एक निश्चित समय है जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है यहां पर एट, मतलब हमारी क्लास जो है एकदम ठीक 5 बजे शुरू हो जाती है, शार्प एट 5 PM। ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं छोटे स्थान के लिए। यहां पे निश्चित स्थान था, निश्चित स्थान मतलब किसी बड़े टाउन का एक छोटा सा जगह जिसको बहुत स्पेसिफिकली देखा जाए। अब इसको समझते हैं छोटे स्थान के लिए। छोटे स्थान का क्या मतलब हो रहा है? छोटा गांव है ना, या फिर मोहल्ला, ऐसी जगहों के लिए हम लगाते हैं एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लिव्स एट WRS कॉलोनी, मतलब कोई टाउन है, कोई शहर है, वहां पर ये कॉलोनी है, तो ये उस बड़े शहर की तुलना में एक छोटी सी जगह है। ये ऐसी छोटी, एकदम छोटी जगह नहीं, ये एक बड़ा जगह है, लेकिन बड़े शहर की तुलना में एक छोटा सा समूह, लोगों का समूह वहां पे रहता है। तो यहां पर ये एट का इस्तेमाल हमने किया। तो छोटे गांवों के लिए, छोटे जगहों के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ही लिव्स एट WRS कॉलोनी। अब दूसरे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ही लिव्स एट वार्ड नंबर 9 इन दी रायपुर। ठीक है, तो रायपुर में वो वार्ड नंबर 9 में, तो वार्ड नंबर 9 इज ऑल्सो अ प्लेस नो, जहां पे लोग रहते हैं। बट रायपुर बड़ा जगह, बड़ी जगह का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसलिए यहां पर हमने वार्ड नंबर 9 के पहले एट लगाया, जो कि छोटे स्थान को दिखाने के लिए हमने यूज किया। सो ही लिव्स एट WRS कॉलोनी एंड ही लिव्स एट वार्ड नंबर 9 इन दी रायपुर। सो दीज एट्स हैव बीन यूज्ड टू शो छोटे स्थान। ओके, नाउ अगला जो इसका जो मीनिंग होगा वो चाल, कीमत या दर को दिखाने के लिए, किसी चीज की स्पीड एट 100 किलोमीटर पर आवर ऐसा, या कीमत एट 50 रुपीज पर kg ऐसा, या फिर एट 5% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई बॉट टोमेटो एट 20 रुपीज अ किलो। तो 1 किलो का पैसा कितना लगा, रुपया कितना लगा, 20। तो ये इसकी क्या हो गई, कीमत हो गई। तो एट 20 रुपीज किलो, एट 5 रुपीज पर पीस ऐसा। तो इस तरीके से हम इसमें एट का इस्तेमाल कर सकते हैं कीमत को दिखाने के लिए। सेकेंड एग्जांपल में आई गॉट लोन फ्रॉम बैंक एट 12% इंटरेस्ट। तो यहां पर देखिए दर दिखा रहा है कि मैंने 12% के दर पर बैंक से लोन मुझे मिला। ठीक है, सो ये कीमत और दर के लिए हुआ। आई वॉज राइडिंग माई बाइक एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर की स्पीड से मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, तो ये स्पीड के लिए हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एट यहां पर एक कीमत दिखा रहा है, दूसरा दर दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट जो इसका जो मीनिंग निकलता है कि उम्र में, जैसे किसी उम्र में हम जब कोई, किसी विशेष उम्र में जब हम कुछ काम किए रहते हैं, उसको दिखाने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट 25। उसने अपना पहला गोल्ड मेडल 25 साल की उम्र में जीता। सो ये जो हो गया एट यहां पर कि उम्र में को दिखाने के लिए, इस सेंस में हो रहा है कि किसी विशेष उम्र को दिखाने के में हो रहा है। ठीक है, इसी में अगर एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ही गॉट मैरिड एट 35। ही गॉट मैरिड एट 35, तो 35 साल में उसकी शादी हुई। ठीक है, तो ये जो है पांचवा जो मीनिंग था कि उम्र में, और ये हमने एग्जाम्पल देखा यहां पर एट। चलिए कुछ और टाइप्स बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जो बचा हुआ मीनिंग है हम उस पर बात करते हैं अब। तो बचे हुए मीनिंग में हम देखते हैं कार्य में लगा हुआ या व्यस्त। जैसा कि हमने अबाउट के सेंस में देखा था, उसी तरीके से एट भी उस तरीके के सेंस में इस्तेमाल होता है, कार्य में रत या लगा हुआ या व्यस्त। तो जैसे शी इज एट पेंट, तो वो क्या करने में व्यस्त है, पेंट करने में व्यस्त है। शी इज एट प्ले, वह खेलने में व्यस्त है, लगी हुई है, लगा हुआ है,
इस सेंस में यहाँ पर एट का इस्तेमाल हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी काम में व्यस्त रहता है, रत रहता है, तो हम उसको एट समथिंग ऐसा करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एट इस सेंस में इस्तेमाल हुआ। फिर अगला जो मीनिंग बचा हुआ है वो ये है कारण बतलाने के सेंस में। अब कोई सेंटेंस में यदि कारण बतलाने वाला सेंस आए तो फिर हम वहां पर भी एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉज हैप्पी एट द रिजल्ट, तो क्या मतलब हो रहा है, इसका सेंस क्या रहा है कि मैं रिजल्ट के कारण खुश था। ठीक, मैं रिजल्ट के कारण खुश था। तो किसी चीज के कारण को बतलाने के लिए, क्यों खुश था उसको दिखाने के लिए भी एट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ही वॉज सॉरी आई वॉज हैप्पी एट द रिजल्ट, इसके कारण मैं खुश था। और ही वॉज एंग्री एट हर डिले, वह लेट हुई इसलिए वह गुस्सा था। सो दीज बोथ एट्स आर यूज्ड हियर टू शो दिस सिचुएशन और सेंस। ओके, नाउ आखिरी जो इसका सेंस होगा, और भी है बट हमने छांटा हुआ है तो हम बस इसी को देखेंगे। ये इसको हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट में से है। तो अगला जो आखिरी जो हमने निकाला हुआ है वो ये है कि दक्षता में कमी या बढ़ोतरी को दिखाने के लिए भी, जब कोई किसी चीज में अच्छा होता है तो उसको भी दिखाने के लिए हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। शी इज गुड एट मैथ, वह मैथ में अच्छी है। तो ये क्या हो रही है, दक्षता में बढ़ोतरी है ना। ही इज पुअर एट इंग्लिश, दक्षता में कमी है। तो किसी चीज में कोई कमजोर या अच्छा होता है उसको भी हम एट के यूज से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एट जो है दक्षता में कमी या बढ़ोतरी को दिखाने के लिए। तो गाइस देखा आपने, एट जो था कहना चाहिए कि उसने लगभग 5, 6, 7, 8 सेंस में 8 तरीके के मीनिंग्स में ये दिखता है और बहुत ही कॉमन सा कहना चाहिए प्रीपोजिशन है जो हम यूज करते हैं। तो गाइस अब आप लोगों के पास वो सारे सिचुएशंस हैं, प्लीज इस पे प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए और अपनी लर्निंग को मजबूत करिए। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर। तो अब चलते हैं 8वें और 9वें टाइप पर। हमने इससे पहले एट देखा, अब हम देखेंगे बिटवीन। अब बिटवीन और एमंग या फिर एमंगस्ट, अब इन दोनों के सेंस लगभग एक जैसे हैं, सिचुएशंस थोड़े अलग होते हैं, तो इसको हम एक साथ ही देख रहे हैं। ठीक है, तो बिटवीन ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन सा प्रीपोजिशन है एट के जैसा ही। तो हम देखते हैं इनके सिचुएशंस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये किन किन मीनिंग्स में, किन किन सेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, तो बिटवीन का जो के 3 स्थितियां बनती हैं, लेकिन ये हमेशा कुछ यूं रहता है कि दो के बीच में, तो ये 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं और समय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के बीच, 2 स्थानों के बीच या 2 समय अंतराल के बीच को दिखाने के लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, तो इसको देख लेते हैं। शी सिट्स बिटवीन रवि एंड सीमा, मतलब वह जो है रवि और सीमा के बीच में बैठती है। कहने का मतलब ये रवि और सीमा, तो 2 व्यक्तियों के बीच। बहुत सिंपल है। फिर अगला देखते हैं। देयर इज अ टेम्पल बिटवीन रायगढ़ एंड रामपुर, तो क्या हो रहा है, 2 स्थानों के बीच। अब ये रायगढ़ और रामपुर जो है वो स्थान है, 2 स्थानों के बीच क्या है, एक टेम्पल है। ठीक है, तो 2 स्थानों के बीच को हमने देखा। फिर 2 समय अंतराल के बीच। तीसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शी में अराइव बिटवीन 7 AM एंड 8 AM, इसका क्या मतलब हुआ कि वो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच आ सकती है। तो ये बिटवीन जो है ये 2 समय अंतराल के बीच को दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि ये बिटवीन जो है ना, ये 2 व्यक्तियों, स्थानों या समय अंतराल के बीच को दिखाने के लिए, मतलब 2 के बीच कुछ भी है उसको दिखाने के लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बिटवीन हो गया। अब हम चलते हैं एमंग पर। एमंग जो है ये भी बीच में के सेंस में आता है। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो बीच में के सेंस में आएगा, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी होंगी। तो ये 2 के बीच में था, तो यहां पर क्या हो गया, व्यक्ति या वस्तुओं के समूह के बीच में। अब यहां पर 2 से अधिक लोग हैं, उनके बीच में जब आप हो या कोई हो तो उनको दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमंग या फिर एमंग्स्ट का। ठीक है, एमंग्स्ट दोनों एक ही चीज है। ये थोड़ा पुराना तरीका है और अब ये इस तरीके से रिप्लेस हो गया है। बस इसको इस तरीके से समझे, चाहे तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, तो एमंग ये 2 के बीच में था, अब ये 2 से ज्यादा लोगों के बीच यदि कुछ है तो हम क्या करेंगे, उसमें एमंग का यूज करेंगे, मतलब घिरा हुआ है। जैसे 4 लोग हैं और 4 लोगों के बीच में है तो वो घिरा हुआ है उससे, उस सेंस में। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। शी इज द ओनली स्टूडेंट अमंग द टीचर, इसका क्या मतलब होता है, वो टीचर्स के बीच में अकेली विद्यार्थी है। वो मतलब सारे टीचर्स खड़े हैं और उसमें वो अकेले
विद्यार्थी है, तो शी इज दी ओनली स्टूडेंट, वह इकलौती स्टूडेंट है जो टीचर्स के बीच में है या घिरी हुई है। तो ये अमंग जो है ज्यादा लोगों के बीच में होने को दिखाने के लिए यूज हो रहा है। वैसे ही एक और एग्जांपल है, माई स्कूल इज बिल्ट, मेरा स्कूल बना है अमंग द मैंगो ट्रीज, मतलब मेरे स्कूल के चारों ओर क्या है, मैंगो ट्री है और उसके बीच में मेरा स्कूल बना हुआ है। सो माई स्कूल इज बिल्ट अमंग के बीच, किनके बीच, मैंगो ट्रीज के बीच या उसके चारों ओर। इस तरीके से ये उससे घिरा हुआ है, इस सेंस में हम अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला यूज अमंग का इस सिचुएशन में भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति वस्तु के समूह में से एक, दोनों का मतलब लगभग एक है बट आप हिंदी में इसको कुछ यूं समझेंगे। इसमें कैसे आएगा कि ये 4 लड़कों में से एक है, या फिर है ना ये बहुत सारों में से एक है। इस सेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तब भी हम अमंग का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको दिखाने के लिए। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। शी इज अमंग दोज हु वेंट ऑन साइंस फेयर, वह उन लोगों में से एक है जो विज्ञान मेले के लिए गए, साइंस फेयर के लिए गए। तो क्या हुआ गया, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह में से कोई एक, ऐसा जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उस सिचुएशन में हम अमंग यूज कर सकते हैं कि शी इज अमंग दोज, ये उनमें से एक है। ठीक है, अगला देखते हैं, ही इज वन अमंग द 8 बॉयज गॉट सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब हुआ कि वह उन 8 लड़कों में से एक है जिन्हें सर्टिफिकेट्स मिले। तो यहां पर भी ज्यादा में से कोई एक, तो उसको दिखाने के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं कि ही इज वन अमंग द 8 बॉयज गॉट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो हमने अमंग और बिटवीन दोनों के सेंस देखे, दोनों के सिचुएशंस देखी कि वो किन किन सेंस में यूज होते हैं। अब हम चलते हैं अगले टाइप्स पर। तो अब हम चलते हैं अगले टाइप्स, अगले प्रीपोजिशंस पर, जो कि है बिफोर। अब इस बिफोर और हम बिहाइंड, इस बिफोर और बिहाइंड को हम एक साथ देखेंगे। बिफोर के अब कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ मीनिंग्स हैं, उसको हम देखते हैं और फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है गाइस, सो बिफोर का पहला जो मीनिंग निकलता है या सिचुएशन जिसमें ये यूज होता है वो के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में यूज होता है। अब इसको हम देखते हैं सेंटेंस में। ही वॉज ब्रॉट बिफोर द पुलिस, मतलब उसे पुलिस के सामने लाया गया। बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, he was brought in front of the police, उसी सेंस में ये हो रहा है, he was brought before the police, पुलिस के सामने उसको लाया गया। he got the seat just before me, he got the seat just before me, इसका मतलब क्या है कि उसे मेरे ठीक सामने सीट मिला। just before me, मेरे ठीक सामने सीट मिला। तो ये के सामने के सेंस में ये दोनों बिफोर यहां इन दोनों सेंटेंसेस में यूज हुए हैं। ठीक है, अगला जो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो होता है कि पहले, अर्लियर, समय में पहले, इस सेंस में। ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन में पहले, समय में पहले के सेंस में ही यूज होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। ही रीच देयर बिफोर मी, वह वहां पहुंचा मुझसे पहले, के पहले, अर्लियर। तो ये बिफोर समय में पहले के सेंस में। ठीक है, तो ये हो गया ही रीच देयर बिफोर मी, वह मुझसे पहले वहां पर पहुंचा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, डू फिनिश योर वर्क बिफोर 8, अपना काम 8 बजे के पहले खत्म कर ही लो, बिल्कुल खत्म करो, कर ही लो। तो डू फिनिश योर वर्क बिफोर 8, 8 बजे के पहले। सो इसी सेंस में ये यूज हो रहा है। तो यहां पर ये बिफोर, दोनों बिफोर जो है वो के पहले के सेंस में यूज हो रहे हैं। चलिए, अगला जो बिफोर का जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा या सिचुएशन निकलेगी अधिक पसंद, प्रेफरेंस के सेंस में। ठीक है, कि मैं क्या प्रिफर करता हूं ज्यादा, उस सेंस में। तो यहां पर एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। आई कीप माई फैमिली बिफोर मी, मतलब मेरी फैमिली जो है उसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, या वो मुझे अधिक पसंद है, मुझसे भी ज्यादा पसंद है, मुझसे भी ज्यादा अगर मैं किसी को वैल्यू देता हूं तो वो देता हूं मैं किसको, फैमिली को। ठीक है, तो ये जो फैमिली, ये जो बिफोर आया यहां पर, वो आया अधिक पसंद के सेंस में। ठीक है, अगला जो एग्जांपल आया वो माई एम इज बिफोर माई डिजायर्स, तो मेरे जो इच्छाएं हैं उससे ज्यादा पसंद मुझे मेरा लक्ष्य है। मतलब कि ये कि मैं अपने लक्ष्य को मतलब नहीं छोड़ूंगा, भले मैं अपनी इच्छाएं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे वो अपना लक्ष्य चाहिए। मुझे दूसरी इच्छाएं जो मेरी है उसकी तुलना में मेरा जो लक्ष्य मैंने जो सेट किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैं प्रेफरेंस देता हूं। तो यहाँ पे बिफोर, ये दोनों बिफोर अधिक पसंद, प्रेफरेंस के सेंस में यहाँ पर यूज हुए हैं।
तो बिफोर के लिए यहाँ पर ये 3 सिचुएशंस होते हैं गाइस। इन सिचुएशंस को आप अच्छे से इंटरनलाइज करिए और सेंटेंसेस में ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, स्पोकन में भी आप यूज करिए। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे ये सारी सिचुएशंस क्लियर होते जाएंगे और आपका स्पोकन और ग्रामर और रिटन सब कुछ आपका सुधरने लगेगा। ठीक है, तो अगला जो इसके बाद जो प्रीपोजिशन है वो है बिहाइंड। बिहाइंड के कुछ 3 सिचुएशंस यहाँ पर आपको दिखेंगे, 3 मीनिंग्स यहाँ पर दिखेंगे। तो सबसे पहला मीनिंग है के पीछे छिपा हुआ। जब कोई चीज लिटरली किसी चीज के पीछे होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन में हम बिहाइंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज अ रिवर बिहाइंड माई हाउस। क्या हुआ, मेरे घर के पीछे एक रिवर है। तो ये बिहाइंड जो है के पीछे या छिपा हुआ के सेंस में यूज हुआ है। दूसरा एग्जांपल, यू कैन प्ले बिहाइंड दैट ट्री। उस ट्री के पीछे तुम खेल सकते हो। तो ये बिहाइंड भी यहाँ पर पीछे या छिपा हुआ के सेंस में यूज हुआ है। अच्छा, अब दूसरा सेंस देखते हैं। पीछे छूटना या पीछे होना, मतलब किसी के साथ कंपटीशन में पीछे छूटना या समय में पीछे छूटना। इस सिचुएशन के लिए भी बिहाइंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको एग्जांपल में देखिए। शी इज बिहाइंड हिज फ्रेंड इन द क्लास। शी इज बिहाइंड हिज फ्रेंड इन द क्लास। शी इज बिहाइंड हर फ्रेंड्स इन द क्लास। क्या हो रहा है कि वह अपने दोस्तों की तुलना में पीछे छूट रही है। वो पीछे है, पीछे है का मतलब पढ़ाई लिखाई के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि शी इज बिहाइंड हर फ्रेंड्स इन द क्लास। वो अपने दोस्तों से कम होशियार है या कम है, ऐसा ये सेंस दे रहा है। मतलब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूटना, पीछे होना या पिछड़ना, इस सेंस में। अगला एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं। ही इज रनिंग बिहाइंड द टाइम। क्या मतलब हो रहा है कि वह समय में लेट हो रहा है, वह लेट हो रहा है या पीछे छूट रहा है। उसको जल्दी पहुंचना था लेकिन अब वो क्या हो रहा है, पीछे छूट रहा है। तो ये बिहाइंड जो है पीछे छूटना, पिछड़ना के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है गाइस। तीसरा इसका सिचुएशन जो बनता है बिहाइंड के लिए, वो बनता है किसी चीज के लिए कारण बनना या उत्तरदायी होना, इस सेंस में। जैसे अच्छा, इस एग्जांपल से देते हैं। माई पेरेंट्स आर बिहाइंड माई सक्सेसफुल लाइफ। अब ये बिहाइंड का मतलब क्या हो रहा है कि मेरे माता पिता मेरे सफल जिंदगी के कारण है या के पीछे कारण है, के उत्तरदायी है। इस सेंस में बिहाइंड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगला एग्जांपल। टेररिस्ट्स वर बिहाइंड द बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई। तो मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए उसके पीछे कौन थे, टेररिस्ट थे। तो ये टेररिस्ट कारण थे उन बम ब्लास्ट के, उत्तरदायी थे। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने इस 5वें पार्ट में, ये हमारा प्रीपोजिशन का 5वां पार्ट था। पहले 3 पार्ट में हमने बहुत सारी जो प्राइमरी जो समझ चाहिए थी प्रीपोजिशन में आगे बढ़ने के लिए, यूज में बढ़ने के लिए, वो हमने देखा। अब हम पिछली 2 वीडियो से, 4th वीडियो और 5th वीडियो से, मतलब 4th पार्ट और 5th पार्ट, मतलब ये कि 5th पार्ट में हमने प्रीपोजिशंस के वेरियस मीनिंग्स एंड यूसेस पर बात करनी शुरू की। तो आज हमने लगभग दोनों पार्ट मिलाकर 11 प्रीपोजिशंस फिनिश कर लिए। ठीक है गाइस। अभी हम लोग केवल सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, डबल वर्ड प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन ही देख रहे हैं। आगे जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो है उसके लिए भी हम सिचुएशंस देखेंगे। बट अभी आप हमारे साथ बने रहिए गाइस, और ये पार्ट में वीडियो हम डालते रहेंगे कि आपको लोड ना हो और आप बस कम समय में ज्यादा चीजों को देखते रहें और आप इसको बस एक साथ बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो था इसमें हमने फिर से 6-7 प्रीपोजिशंस को कवर करने की कोशिश की। तो अगले वीडियो में पार्ट 6 में हम फिर से मिलेंगे गाइस अगले प्रीपोजिशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।